लेबॉर्ट्री टेस्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सेक्शन 8 के अंदर हम लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग है उसका पर्पस क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द एसेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। मटेरियल टेस्टिंग हेल्प अस टू quantify and understand whether a material or product is suitable to a certain application। टेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की टेस्टिंग का, ये होगा कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं क्या वो मटेरियल उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि कंट्रैक्टर ने वहाँ पे आपके साथ जिस पे एग्रीमेंट किया था। मटेरियल टेस्टिंग पॉइंट्स अस टू लिमिट ऑफ अ मटेरियल टू हैंडल अ लोड एंड ऑपरेशन कंडीशन। और जो टेस्टिंग होती है मटेरियल की जो टेस्टिंग है वो हमें बताती है कि एक जो मटेरियल है तो उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, कितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी कोई भी लोड बर्दाश्त करने की, कितना वो लोड बियर इजीली कर सकता है। मटेरियल दैट हैव नॉट बीन टेस्टेड एंड डायरेक्टली यूज्ड इन अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। अगर एक मटेरियल अगर आप उसको टेस्टिफाई नहीं करते और उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड द फाइनल टेस्ट रिजल्ट शैल बी वेरी यूजफुल टू इंजीनियर एंड डिज़ाइनर। अब जो डाटा कलेक्ट होता है टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होता है इंजीनियर्स के लिए और डिज़ाइनर के लिए, जो उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। If required, the client and site engineer reserve the right to contractor to conduct material testing through approved laboratories for on-site and off-site testing। और अगर ये ज़रूरत हो तो क्लाइंट और साइट इंजीनियर दोनों के पास ये राइट मौजूद होता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर वो टेस्टिंग परफॉर्म करवा सकते हैं और मटेरियल को इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल कर रहा है। The selected laboratory for each location needs to be approved by the client and site engineer। और जो भी लेबॉर्ट्री सेलेक्ट की जाएगी वो हर लोकेशन के लिए नीड्स टू बी अप्रूव, उसका अप्रूव होना लाजमी है और क्लाइंट भी उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसके बाद ही आप उससे टेस्टिंग करवा सकते हैं। टेस्टिंग प्लान्स एंड लॉग्स। अ टेस्टिंग प्लान इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स द टेस्टिंग स्ट्रेटजी, objectives, schedule, estimation, deliverables and resources required to perform testing of a construction work। टेस्टिंग प्लान क्या होता है? टेस्टिंग प्लान एक हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी वहाँ पे क्या एस्टिमेशन लगाई जाती है, स्केड्यूल क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, तमाम चीज़ें उस टेस्ट प्लान के अंदर मौजूद होंगी। टेस्टिंग प्लान हेल्प्स टू डिटरमाइन द एफर्ट्स नीडेड टू वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल बीइंग टेस्टिंग। और ये जो टेस्टिंग प्लान होता है ये आपको मदद करता है कि आपकी जो भी एफर्ट्स हैं वो वैलिडेट होंगी, वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होंगी जो आपकी मटेरियल टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर। मीन अगर आपने एक मटेरियल की टेस्टिंग करनी है उसके अंदर जो आप वहाँ पे रिक्वायरमेंट सेट करते हैं, एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन द टेस्ट और परफॉर्म, जब टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा, द कंट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर शैल रिकॉर्ड द टेस्टिंग प्लान एंड लॉग्स। तो कंट्रैक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर या जो साइट इंजीनियर होगा उससे ये रिक्वायर्ड है कि वो क्या करे, इन तमाम चीज़ों को टेस्टिंग प्लान लॉग मतलब जो टेस्टिंग का जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा। द डेट एंड द टेस्ट वॉज परफॉर्म एंड द टेस्ट डेट द टेस्ट वर सेंड टू द साइट इंजीनियर। वो डेट जिसको टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और वो डेट जिसको वापस उसका रिजल्ट साइट इंजीनियर को दिया जाएगा, ये दोनों डेट्स उस टेस्टिंग लॉग के अंदर शामिल होंगी। द साइट इंजीनियर शैल सबमिट ऑल टेस्ट रिजल्ट्स टू द क्लाइंट। और साइट इंजीनियर क्या करेगा, तमाम जो रिजल्ट्स होंगे वो साइट इंजीनियर आगे आपके क्लाइंट को सेंड करेगा ताकि उसके अंदर किसी किस्म की भी अगर रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ अप्रूव करवानी है या उसके अंदर कोई इशू है वो वहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई हो सके। इफ़ मटेरियल क्वालिफिकेशन टेस्टिंग शैल बी डन। अगर आपकी जो मटेरियल क्वालिफिकेशन टेस्टिंग है वो कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले हो जाती है, टू वेरीफाई दैट द मटेरियल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। ये वेरीफाई करने के लिए कि मटेरियल तमाम कंप्लाई कर रहा है, तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है।
द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज़, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। मेन के जो आपका टेस्टिंग प्लान रिकॉर्ड होगा और जो लॉग्स होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स जो अगर आप पहले से तैयार कर लेंगे तो जो आपके वहाँ पे वेरीफाई कर रहे होते हैं कि तमाम आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। द कंट्रैक्टर शैल ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ द मटेरियल डेजिग्नेटेड एज द प्रपोज सोर्स ऑफ द मटेरियल। अब जो कंट्रैक्टर होगा तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे जो मटेरियल टेस्टिंग है उसके वहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स वगैरह वो कलेक्ट करेगा, उनको हासिल करेगा और फिर वहाँ पे जो सोर्स ऑफ मटेरियल है उसको देखेगा वो डिज़ाइन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं। टेस्ट सैंपल शैल बी सेंट बाय कंट्रैक्टर टू द अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। वो टेस्ट सैंपल जो कि कंट्रैक्टर की तरफ से लेबोरेटरीज के अंदर भेजे जाते हैं। द टेस्टिंग लेबोरेटरी शैल रिपोर्ट ऑल टेस्ट रिजल्ट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल क्वालिटी। और टेस्टिंग लेबोरेटरीज क्या करेंगी, उनके तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगी ताकि जो मटेरियल की क्वालिटी है वो वहाँ पे वेरीफाई हो सके। द क्लाइंट शैल पीरियडिकली इंस्पेक्ट द मटेरियल बीइंग यूज। और क्लाइंट के पास ये अथॉरिटी है कि जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद आके उसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, वही मटेरियल यूज़ हो रहा है जो वहाँ पे कंट्रैक्टर ने वेरीफाई किया था, अप्रूव किया था या नहीं किया। If the new material or if determined that characteristics of material being used different from the material initially tested or designed, the contractor shall repeat the qualification testing. अगर वो देखता है कि जो मटेरियल अब यूज़ हो रहा है ये उस मटेरियल से डिफरेंट है जो कि अप्रूव्ड हुआ था, टेस्ट किया गया था, तो फिर वो क्या करेगा, उसकी वापस क्वालिफिकेशन टेस्टिंग करवाएगा। इफ़ द न्यू मटेरियल क्वालिफिकेशन टेस्ट result meet the criteria of the technical specification as determined, the material being used for the work otherwise previously approved material। अगर जो न्यू टेस्टिंग वापस करवाई जाएगी न्यू मटेरियल की, अगर वो तमाम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर वहाँ पे आइडेंटिफाई वेरीफाई की गई थी, जिनके ऊपर एग्री किया गया था, तो उस मटेरियल को यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। अदरवाइज जो आपका ओल्ड वेरीफाइड और अप्रूव्ड मटेरियल था उसी को वापस यूज़ करना आगे कंट्रैक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर टेस्टिंग, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसकी वहाँ पे टेस्टिंग लाजमी होती है। इसके अंदर सीमेंट है, सैंड, क्रश, ब्रिक्स, एस्फॉल्ट, मोर्टर्स, एग्रीगेट्स, कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट स्टील्स, वायर्स, प्लास्टर्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, प्लम्बिंग मटेरियल, सैनिटरी मटेरियल, गार्ड रेल, साइंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वुड्स, शटरिंग मटेरियल एंड अदर एज नेसेसरी। और बाकी कोई भी अगर मटेरियल वहाँ पे वर्क साइट पे यूज़ हो रहा है उस तमाम जो मटेरियल की वहाँ पे इनिशियल टेस्टिंग भी रिक्वायर्ड है, और मिड के अंदर अगर उसमें कोई चीज़ चेंजिंग की जाएगी उसको भी वापस वेरीफाई किया जाएगा कि ये उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा तो उसकी वापस चेंजिंग करवाई जाएगी। अब इसकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार टेस्ट परफॉर्म करवाया जाएगा और कितनी टेस्टिंग वहाँ पे होनी चाहिए। मोस्टली जब भी किसी जगह पे सैंपल लिया जाता है किसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए तो 3 उसके कंसेक्टिव टेस्ट किए जाएंगे, 3 टेस्ट स्टेप वन बाय वन किए जाएंगे। अगर तीनों का जो डाटा होगा वो अप्रूव्ड के इक्वल आ रहा है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो उस मटेरियल को यूज़ किया जाएगा। अगर आपका टेस्ट पहला परफॉर्म होता है एक के अंदर वहाँ पे आपकी स्पेसिफिकेशन के इक्वल है, लेकिन दूसरी टेस्टिंग जब की है उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, फिर ये टेस्टिंग तब तक चलती रहेगी और मटेरियल के अंदर वहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट लाई जाएगी जब तक ये 3 कंसेक्टिव टेस्ट वहाँ पे पास नहीं हो जाते। कोई भी मोबाइल तैयार होगा, कोई भी आपका लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, उन तमाम मटेरियल के अंदर टेस्टिंग का क्राइटेरिया यही होगा। जब भी क्वालिटी कंट्रोल टीम वहाँ पे करेगी चेकिंग तो उसके अंदर उसने यही करना होता है कि वहाँ पे 3 कंसेक्टिव कोई रेंडमली कोई 3 पीस उठा सकते हैं। अगर 1000 पीस पड़ा हुआ है, 1000 में से 3 पीसेस कोई भी उठा सकते हैं, उठा के उनकी टेस्टिंग करेंगे, तीनों अगर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं तो देन वो उसको अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज उसको वापस क्या किया जाएगा, उसके अंदर जो इशू वगैरह आया उसको वहाँ पे रीवर्किंग वगैरह करवाई जाएगी। अब ये आपके पास एक ग्राफ मौजूद है जिसके अंदर है कि कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए कौन कौन से टेस्ट वगैरह होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगी, कितनी बार आपने उनको परफॉर्म वगैरह करवाना होता है। अब इसके अंदर रिक्वायर्ड टेस्ट जो है किसके लिए, ग्रेडिंग एंड लेवलिंग। ग्रेडिंग और लेवलिंग के लिए कौन सा टेस्ट किया जा रहा होता है, मोस्टली आपका IBC इंटरनेशनल बिल्डिंग जो कोड्स हैं 1803 उनके अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है। और टेस्ट मेथड कौन सा होता है इसके अंदर, लैंड सर्वेइंग।
जो कि लैंड सर्वेयर जो होता है कि जाके सर्वे करता है कि आपकी जो लैंड है वो लेवल है या नहीं है और इसकी जो ग्रेडिंग है वो किस लेवल की है। प्रायर टू स्टार्ट द एक्सकेवेशन, इससे पहले कि ज़मीन की कटिंग वगैरह की जाए, वहाँ पे एक्सकेवेटर आके काम करना शुरू किया जाए, वर्क स्टार्ट किया जाए, उससे पहले ये सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। और टू एस्टेब्लिश फिनिश फ्लोर एलिवेशन एज पर स्पेसिफिकेशन, अब इसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा कि जो स्पेसिफिकेशन और जो ड्राइंग्स वगैरह जो आपकी वहाँ पे फाइनलाइज की गई थी उनके अकॉर्डिंग ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोस्टली ये होता है कि जब आपकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह की जा रही होती है तो उसके अंदर वहाँ पे जो मॉइस्चर लेवल होता है वो 95% देखा जाता है कि वो उसके अंदर बिल्कुल वो ड्राई होनी चाहिए, मतलब जो ज़मीन है 95% ड्राई होनी चाहिए। मॉइस्चर लेवल 1 to 5% क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो उस लैंड के ऊपर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की जाती। फिर इसी तरह उसकी डेंसिटी वगैरह होती है, उसकी कंपेक्शन वगैरह होती है, इन चीज़ों को भी वहाँ पर टेस्ट किया जाता है और उसकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर वहाँ पे यूज़ हैं उनके साथ इनको वेरीफाई किया जाता है, कंपेयर करके उसको टेस्ट किया जा रहा होता है। फिर कंपेक्शन टेस्ट आ जाता है। कंपेक्शन टेस्ट के अंदर CBR टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्निकल मेथड्स उसको यूज़ किया जाता है। टेस्ट मेथड ASTM को यूज़ किया जाता है और 1 सैंपल ऑफ मटेरियल डिलीवर 5 सैंपल्स ऑफ कंपेक्टेड मटेरियल फॉर ईच 400 मीटर स्क्वायर। अब उसके अंदर क्या किया जाता है कि कंपेक्शन के अंदर देखा जाएगा कि आपका जो मटेरियल है एक सिंपल मटेरियल लिया जाएगा और उसकी 5 बार उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी और उसके अंदर देखा जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर तकरीबन वो 400 जो kg का वो वेट है वो बियर कर सके। ये उसके क्या होता है, कंपेक्शन टेस्ट होता है जो कि वहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। इंश्योर कंपैक्ट फिल टू 95%, और इसके अंदर जो कंपेक्शन होगी वो तकरीबन 95% फुलफिल होनी चाहिए और हायर ग्रेड ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, या इससे अगर आपका हाई ग्रेड है तो मैक्सिमम उसकी डेंसिटी होनी चाहिए। एंड लेयर्स ऑफ 20 सेंटीमीटर, हर जो 20 सेंटीमीटर की लेयर्स हैं उनकी जो डेंसिटी होगी उसको चेक किया जाए वो मैक्सिमम वहाँ पे होनी चाहिए। इस तरह से आपके जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा, उनके अंदर डिफरेंट टेस्ट मेथड यूज़ किए जाएंगे, उनकी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह देखी जाएगी और फिर उसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह होगा। फिर कंक्रीट आ जाता है, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर भी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्निकल मटेरियल जो टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल की जो टेस्टिंग है उसके अंदर ये टेस्ट मेथड ASTM C39 यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कंप्रेसिव टेस्ट स्ट्रेंथ देखी जाती है कि जो आपकी कंक्रीट है वो कितनी कंप्रेस हो सकती है, कितना आप उसके ऊपर वहाँ पे स्ट्रेस डालेंगे और उसके अंदर स्पेस वगैरह मौजूद होती है। मिनिमम स्ट्रेंथ बेस ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो सेट की जाती है डिज़ाइन के अंदर उसके अकॉर्डिंग होगी। फिर वाटर सीमेंट रेशो होती है उसको चेक किया जाता है। स्लम्प टेस्ट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट स्टील के लिए टेस्टिंग वगैरह की जाती है, इसकी भी वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्डिंग स्ट्रेंथ देखी जाएगी। और ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं इनको आपने 2-3 मैंने एग्जांपल दे दिए, बाकी आपने पढ़ना है। इसके अंदर जो समझ नहीं आएगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछें। फिर नेक्स्ट आ गया कंप्लीट रीवर्क आइटम्स प्रोसीजर, कि अगर आपका जो भी कंप्लीट रीवर्क, अगर आपने कंप्लीट रीवर्क आइटम अगर उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर किसी प्रोडक्ट को आप वेरीफाई कर रहे हैं कि उसके अंदर वहाँ पे डिफेक्ट मौजूद है तो उसकी रीवर्किंग का प्रोसीजर क्या होगा। एनी साइन ऑफ सिस्टम डेफिशिएंसीज वेदर डिस्कवर्ड बाय द क्लाइंट साइट इंजीनियर, कोई भी अगर साइन डेफिशिएंसी के किसी की तरफ से वहाँ पे अगर वहाँ पे डिस्कवर होते हैं तो वहाँ पे जो कंट्रैक्टर होगा उसकी ये वहाँ पे ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन डिफेक्ट्स को वो वापस करेक्ट करेगा। द कंट्रैक्टर शैल बी इन्फॉर्म बाय द साइट इंजीनियर, और कंट्रैक्टर को साइट इंजीनियर की तरफ से ये अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर ये डिफेक्ट मौजूद है। इन राइटिंग फॉर्म के अंदर व्हेन अ डिफेक्ट इज आइडेंटिफाइड, जब भी कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई होगा उस वक्त इमीडिएटली काम को रोका जाएगा, डिफेक्टिव मटेरियल का जो यूज़ है उसको रोक दिया जाएगा और कंट्रैक्टर उसको रिपेयर करेगा या रिप्लेस वगैरह करेगा जिस लेवल की उसके अंदर वहाँ पे वायलेशन मौजूद है। इफ़ कंट्रैक्टर बिलीव्स अ सूटेबल रिपेयर इज़ पॉसिबल, अगर कंट्रैक्टर ये यकीन रखता है कि उनके पास वहाँ पे उसके लिए रिपेयर अवेलेबल है, पॉसिबल है, एग्जीक्यूटेड एट देयर एक्सपेंसेस, जो कि वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ही उसको एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। द कंट्रैक्टर हैज़ टू प्रिपेयर अ प्लान टू ऑफ इफेक्ट रिपेयर और कलेक्शन, अब उसके लिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग करेगा जिसके थ्रू वहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह की जाएगी और देन उसको वापस अप्रूव करवाया जाएगा साइट इंजीनियर या क्लाइंट की तरफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइट इंजीनियर टू इंश्योर दैट आइडेंटिफाइड कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स आर करेक्टेड। साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डिफेक्ट वापस करेक्ट हो जाएगा उसको वहाँ पे इंश्योर करना, वेरीफाई करना, और डिफेक्ट जब आइडेंटिफाई होता है तो वो वहाँ पे वापस क्लाइंट को भी नोटिफाई करना कि यहाँ पे ये डिफेक्ट वगैरह मौजूद है।
आइटम लिस्ट फॉर रीवर्क, कौन सी चीज़ें जिनके अंदर रीवर्किंग की जाती है। तो साइट इंजीनियर शेल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ वर्क, तो साइट इंजीनियर क्या करेगा जब भी वहाँ पे चेकिंग हो रही है उसके अंदर जिन जिन चीज़ों के अंदर वायलेशन मौजूद है, डिफेक्ट्स मौजूद हैं, उनकी लिस्ट तैयार करेगा जो कि कंप्लाई नहीं कर रहे कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग या बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ के साथ। द लिस्ट शेल हैव द फॉलोइंग डिटेल, लिस्ट के अंदर ये डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कि कौन सी चीज़ है जिसके अंदर डिफेक्ट मौजूद है। द डेट ऑफ द डिफेक्ट वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड, किस दिन किस तारीख को वो डिफेक्ट वहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है। द डेट द आइटम वाज करेक्टेड, और किस तारीख को वापस उसको करेक्ट किया गया है। तो अगर उसी दिन करेक्ट कर दिया जाता है तो फिर वो रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा, बट अगर उसके अंदर वहाँ पे 2-3 दिन का टाइम लगता है तो वो फिर डेट भी उसी के अंदर वहाँ पे सेपरेटली मेंशन की जाएगी। रीवर्क का प्रोसीजर क्या होगा। रीवर्क के प्रोसीजर के अंदर जब भी वहाँ पे देखी जाएगी किसी किस्म की नॉन कंप्लायंस है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग या बिल ऑफ क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो मटेरियल या उसकी इंस्टॉलेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किसी भी लेवल पे साइट इंजीनियर शैल मेक श्योर दैट नॉन कंफर्मिंग मटेरियल वर्क्स और इंस्टॉलेशन और आइडेंटिफाई, तो साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उस चीज़ को सेपरेटली स्टोर करेगा। द साइट इंजीनियर शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द कंट्रैक्टर, और साइट इंजीनियर उस नॉन कंप्लायंस के बारे में कंट्रैक्टर को इन्फॉर्म करेगा और फिर उसको वहाँ पर रिटर्न फॉर्म के अंदर बताएगा। कंट्रैक्टर शैल टेक करेक्टिव एक्शन, और कंट्रैक्टर फिर करेक्टिव एक्शन जल्दी से जल्दी लेगा। वेरिएशन फ्रॉम द कंट्रैक्ट रिक्वायरमेंट एंड द क्वालिटी शैल बी डॉक्यूमेंटेड फॉर द करेक्टिव एक्शन बाय द कंट्रैक्टर, और जो भी वेरिएशन है, जो भी वहाँ पे डिफेक्ट वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है जिस लेवल की हुई है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा। नॉन कन्फॉर्मिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसको इशू किया जाएगा और वो कंट्रैक्टर को पास की जाएगी विद इन 3 वर्किंग डेज। इफ द कंट्रैक्टर फेल्स टू करेक्ट, अगर कंट्रैक्टर उस डिफेक्ट को माइनर डिफेक्ट को 5 दिन के अंदर नोटिस के बाद अगर वहाँ पे करेक्ट करने के अंदर फेल होता है, इट शैल रिजल्ट इन नॉन कन्फॉर्मेंस, और इसको नॉन कन्फॉर्मेंस मतलब वहाँ पे वायलेशन के साथ वहाँ पे एसोसिएट किया जाएगा, विच शैल बी फॉर्मली डॉक्यूमेंट, और उस चीज़ को भी आप डॉक्यूमेंटाइज करेंगे। इफ द कंट्रैक्टर फेल्स टू टेक करेक्टिव एक्शन, अगर वो फेल हो जाता है करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, द आइडेंटिफाई नॉन कन्फॉर्मेंस विद द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉप वर्क ऑर्डर शैल बी इशूड, तो वहाँ पे काम को रोकने के लिए ऑर्डर इशू किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वापस रीअसेस किया जाएगा, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स जब पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो आपके इश्यूज़ हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनको करेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर जो वर्किंग ऑर्डर है वो वहाँ पे इशू किया जाएगा और वहाँ पे काम वापस कंटिन्यू होगा। जब तक डिफेक्ट वहाँ पे मौजूद है तब तक वहाँ पे काम जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। रिपोर्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। डेली इसके अंदर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होंगी, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, मटेरियल टेस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कौन सी हैं। डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो कि वहाँ पे साइट इंजीनियर जो कंसल्टेंट की साइड से है वो क्या करता है कि कंप्लीट जो डिटेल्स होती हैं डे टू डे वर्क की वो वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर वहाँ पे तैयार कर रहा होता है। साइट इंजीनियर क्या करता है कि कंट्रैक्टर के डेली जो वर्क पैटर्न है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जितनी मेन बात वहाँ पे अवेलेबल है, जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और क्यूसी जो इंस्पेक्शन है, तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनको वो क्या करेगा वहाँ पे इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा और उनको डॉक्यूमेंटाइज करेगा। साइट इंजीनियर शैल रिव्यू कमेंट्स एंड अप्रूव द डेली रिपोर्ट्स, और फिर साइट इंजीनियर क्या करेगा क्यूसी इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट्स उसे प्रोवाइड की जाएगी उनको रिव्यू करने के बाद उसको वहाँ पे कंट्रैक्टर को पहुँचाएगा। रिपोर्ट्स शैल इंक्लूड पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन, और रिपोर्ट्स के अंदर वहाँ पे तमाम जो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन वो मौजूद होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई भी वर्क है उसकी जो प्रोग्रेस है, सेफ्टी जो हैजर्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो करेक्टिव एक्शन लिए गए हैं, जो उसके अंदर डिले आया है, जो विजिटर ने रिकॉर्ड किया है, जो वर्क साइट के ऊपर वही भी क्वालिटी वगैरह कंट्रोल प्रॉब्लम आई है, तमाम जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पे एक ऑथेंटिक वे के अंदर वहाँ पे उनको इनकाउंटर किया जाएगा और उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंटाइज किया जाएगा। फिर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी रिपोर्टिंग के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। The monthly progress report shall contain overall progress of the project activities. मंथली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं तो इनके अंदर भी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, एक मंथ के अंदर कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसकी की डेट क्या थी, कितनी अकम्पलिशमेंट हो गई है, कितना % वहाँ पे हो गया है, मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, उसके अंदर कितना बजट यूज़ हुआ है, जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट किया जाएगा, और क्यूसी की जो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो डेफिशिएंसीज थी, जो करेक्शन होगी, ये तमाम चीज़ें मंथली रिपोर्ट के अंदर भी शामिल होंगी।
फिर उसके बाद वहाँ पे मटेरियल टेस्टिंग रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि वहाँ पे वर्क साइट पे मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी तमाम जो टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वहाँ पे उसकी तमाम प्रॉपर एक रिकॉर्ड बुक जो है उसको मेंटेन किया जाएगा और उसको इम्प्रूव भी किया जाएगा ताकि वहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके। फिर उसके बाद आ जाते हैं साइट डॉक्यूमेंट्स। साइट डॉक्यूमेंट कंट्रोल, साइट डॉक्यूमेंट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो आपकी वर्क साइट है तो वहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, आपके वहाँ पे अप्रूवल आए हैं, कोई रिजेक्शन आई है, या वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पॉलिसी वगैरह बनी थी या कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ पे कोई एक्शन वगैरह लिया गया है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये साइट डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर वहाँ पे जो कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, वो अपने कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे मेंटेन करेगा और चेक करेगा कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर अप्रूव किया गया है, तमाम के ऊपर साइंस वगैरह मौजूद हैं। क्वालिटी रिकॉर्ड, क्वालिटी रिकॉर्ड कौन सा होगा? द क्वालिटी रिकॉर्ड टू बी मेंटेन एंड केप्ट फॉर द प्रोग्राम और एज फॉलो। ये कौन कौन सा क्वालिटी रिकॉर्ड है जो कि साइट पे रखा जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद मेथड स्टेटमेंट्स जो कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो कमिट्स वगैरह दिए गए वो हैं, नॉन कन्फर्मेशन करेक्टिव रिपोर्ट्स, जो वायलेशन वगैरह हुई है उसकी रिपोर्ट, और फिर आपकी करेक्टिव रिपोर्ट जो चीज़ें वापस करेक्ट की गई हैं, क्यूसी प्लान, ऑडिट रिपोर्ट्स, टेस्ट रिकॉर्ड्स, क्लाइंट कंट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, contractor and consultant monthly payment report, and incoming and outgoing correspondence, technical drawings, document register, design documents, tender documents, construction records and other related records। ये तमाम जो records हैं एक साइट पे वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इनको मेंटेन करेगा और इनको वहाँ पे अप्रूव करवा के तमाम जो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं इनको मेंटेन करके वहाँ पे एज अ एविडेंस रखेगा। डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज, डॉक्यूमेंटेशन की जो स्टोरेज है वो किस तरह है? क्यूसी टीम शेल मेंटेन ऑल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिटल्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिक्योर डॉक्यूमेंट ई डॉक्यूमेंट फाइलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। तो क्यूसी टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी सबमिटल्स हैं, जितने भी वहाँ पे आपकी टेस्टिंग वगैरह हुई है, इन तमाम के जो वहाँ पर रिकॉर्ड्स होंगे वो ई डॉक्यूमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखेंगे। द कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ट्रैकिंग सिस्टम शेल बी और के इन कंसल्टेंट नेटवर्क सर्वर, और जो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग ट्रैकिंग सिस्टम होगा वो वहाँ पे आपका कंसल्टेंट नेटवर्क सर्वर के अंदर भी मौजूद होगा। और इंटरनल प्रोजेक्ट क्यूसी ऑडिट शेल बी कंडक्टेड एट अ रैंडम, और वहाँ पे जो ऑडिटिंग है वो रेंडमली वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जिसके थ्रू वहाँ पे देखा जाएगा तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर या नहीं। तो उसके बाद ये आपकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपने क्या करनी होती हैं, डेली वहाँ पे तैयार करनी होती है वर्क साइट पे। एक होती है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो वर्क प्लेस के ऊपर एक दिन के अंदर जो काम होगा सुबह से शाम तक उसकी प्रोग्रेस वहाँ पे होगी। फिर वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली के अंदर जो हफ्ते के अंदर ओवरऑल काम हुआ है जो आपके मंडे टू संडे उसके अंदर जो 7 डेज हैं या 6 डेज वर्किंग हैं, उन टोटल 6 डे या 7 डेज वर्किंग जो हैं उनकी वहाँ पे पूरी रिपोर्ट होगी। फिर आपकी रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिंग, बाज़ औक़ात जैसे ही हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर कोई आप मटेरियल वगैरह देखते हैं जो कि नॉन कन्फॉर्मेंस है, वायलेशन हुई है, लग रहा है कि वो जो आपने अप्रूव किया था वो नहीं है, उसकी जो रिक्वेस्ट की जा रही है टेस्टिंग की वो रिपोर्ट्स वहाँ पे। फिर रिक्वेस्ट फॉर सर्वे, और जो आप सर्वे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात जब आप देखते हैं सॉइल कंडीशन आपकी अप्रोप्रिएट नहीं नज़र आ रही, उस वक्त रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसका सर्वे किया जाए, इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है जब वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो हो ले। फिर आपकी NCP, NCR नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाती है। फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑडिटिंग टेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर ऑडिट सर्वे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिज़ाइन चेकलिस्ट। ये डिफरेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं ये वर्क प्लेस पर तैयार की जाती हैं और इनको वहाँ पर मेनटेन किया जाता है। अब ये तैयार कैसे होंगी? इसके अंदर जो आपकी सबसे पहले आपका जो डेली जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी डेट डाली जाएगी कि किस दिन की ये रिपोर्ट है। फिर उसके साइट नंबर कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइटल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लोकेशन कौन सी है, प्रोग्रेस वगैरह कौन सा है, आपके कोऑर्डिनेटर कौन से हैं, आपके साथ कौन मिलकर काम कर रहा है, कंट्रैक्टर कौन है, डेट ऑफ कंट्रैक्ट सिग्नेचर कब कंट्रैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन कब उसको स्टार्ट कब हुआ और फिर कंप्लीट कब होना है, न्यू कंप्लीशन डेट, अगर आपकी जो डेट के अंदर कोई चेंजिंग आई है आपको ये डाउन हुई है वो आप इसके अंदर मेंशन करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीट और कितना परसेंट आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, और इस प्रोजेक्ट ऑन स्केड्यूल, क्या प्रोजेक्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा वो रीज़न देंगे, अगर चल रहा है तो वो आपका यस ही होगा। अगर आपका काम
स्टॉप है, तो उसके लिए भी फिर अगर आप कहते हैं कि यस काम रुका हुआ है, उसका फिर आप शॉर्ट से कमेंट देंगे कि रीज़न क्या है, किस वजह से आपने काम को रोका हुआ है। और वेदर के बारे में भी आपको होता है कि डेली टेम्परेचर वगैरह ये चीज़ें भी वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं जो वर्कर की सेफ्टी के लिए होती हैं। इस तरह से फिर आपकी ये पर्सन ऑन साइट उनका रिकॉर्ड होता है कि कितने बंदे वहाँ पे साइट पे मौजूद हैं, टाइप कौन सी है, मेजर इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्रेन्स वगैरह यूज़ होती हैं, ड्रिलिंग मशीन यूज़ हो रही होती हैं, कटर्स यूज़ होते हैं, मल्टीपल आपके वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, उनके अंदर कौन सी टाइप है, कितने नंबर्स हैं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, यस और नो, रिमार्क्स। ये चीज़ें आपने उन टूल्स के बारे में भी करनी होती हैं ताकि पता हो कि जो आपके टूल्स हैं वो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर मटेरियल के बारे में होता है, वर्क प्रोग्रेस के बारे में होता है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है कि कितने आपके बिल्स हैं, उसके वर्क कितना हुआ है, डिस्क्रिप्शन उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका, उसकी बेसमेंट है आपका, उसका वहाँ पे फाइनल आप पेंट वगैरह कर रहे हैं या क्या चीज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। QC सिविल कंप्लीट।